आज हम लोग जियोग्राफी कक्षा 9 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकार एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं तथा इनका निकास बड़ी जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करें और ये पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, दो पहाड़ अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक गड्ढे टाइप का है, यहाँ से यहाँ गड्ढा है, एक यहाँ से यहाँ गड्ढा है, बीच में ये जो मेड़ जैसी संरचना दीवार जैसी है इसको ही जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। अमेजन नदी कहाँ? अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद आगे नेक्स्ट, भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुक्त भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 हिमालय की नदियाँ, नंबर 2 प्रायद्वीप की नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी होती हैं, अर्थात इन पर वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि उन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वत को काटकर गार्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती हैं और साथ ही अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य और निचले भागों की ये नदियाँ विसर्ग, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। तो आइए चित्र नंबर 3 में देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। तो जैसे यहाँ देखिए, ये नदी का स्रोत है जहाँ से नदी का उद्गम हुआ है। उसके बाद में ये सबसे ऊपरी भाग है, उसके बाद में ये मध्य भाग है। विसर्प मतलब सर्प की जैसी आकृति है। आप ये तिरछा मिर्चा देख रहे हैं, इसको सर्प कहते हैं। और गोखुर झील क्या है? जैसे जब नदियों में ज़्यादा पानी हो जाता है तो बड़ी मात्रा में फैल जाती हैं, और उसके बाद जब नदियाँ में पानी कम हो जाता है तो एक स्थान से मुँह मोड़ लेती हैं और बगल में जो स्थान खाली रह जाता है और उसमें पानी भरा रह जाता है तो उसको गोखुर झील कहते हैं। उसके बाद ये निचला स्थान, उसके बाद में जहाँ पर वितरित हो जाती हैं नदियाँ उसको डेल्टा कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। आइए आगे देखते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो नदियों की पहचान कर सकते हैं? हाँ, नर्मदा और ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। ठीक, बंगाल खाड़ी मतलब पश्चिमी घाट से ऐसे ऐसे बहती हैं। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ इनमें आकर मिलती हैं। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्का, नुब्रा, श्योक,
हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है और सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर की लंबाई सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1960। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट, गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय के निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ नदियां इस प्रकार हैं: यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलते हैं। इस कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं, कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। आगे बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियां से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी को 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली, जो किसी भी तरीका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान के होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे गंगा नदी यहाँ से निकली है। ये ऐसे आके यहाँ हरिद्वार से आके मेन गंगा का नाम पड़ता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे इलाहाबाद में आके यमुना नदी मिलती है। फिर ऐसे ऐसे जाके यहाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। यहाँ पे बंगाल खाड़ी के पास में हुगली नदी से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर मेघना के नाम से चलती हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। हाँ, अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच एक जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंध में सतलज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंध से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत के बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा पर्वत शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो ब्रह्मपुत्र नाम असम में है। उसके आगे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? हाँ, इसका नाम है सुंदरबन। सॉरी दोस्तों। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। यह बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। आइए अब दक्षिण भारत की नदियों को देखते हैं, जिसको हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो आपको कमेंट में आंसर दीजिएगा कि प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं या प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः जल विभाजक का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट। उसके आगे ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक घाट छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जिसको एस्चुरी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपवाह द्रोणियों आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अब नर्मदा द्रोणी देखते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अब आगे देखते हैं। नर्मदा नदी सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अब क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। इस बारे में आप जानकारी इस वेबसाइट से ले सकते हैं। उसके बाद में तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार है तथा राज्यों के नाम बताए जहाँ से नदियाँ बहती हैं। तो आपको इसको मैप में फिलअप करना होगा। उसके आगे फिर गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवातन सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र
नदी द्रोणी का 25% भाग महाराष्ट्र में है, जबकि मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। तो 3 बड़ी सहायक नदियाँ मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। इसके आगे नेक्स्ट कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है। नेक्स्ट कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। नेक्स्ट भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगियाघाट सुपर जलप्रपात। नेक्स्ट इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा। अपने एटलस में इन स्त्रियों को ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% भाग लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब आगे झीलों के बारे में जानते हैं। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद भी लिए होंगे। कल्पना कीजिए अगर आप कश्मीर, नैनीताल या दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता। वे उतना ही आकर्षित करते हैं जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत, अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे पे आकार, अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्फीत तथा बाढ़ रोधिका तटीय क्षेत्रों में लागून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील को एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई या किसी क्षेत्र में शिलाओं या मिट्टी से अपनी मांग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं।
इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाए गए से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे देखते हैं, झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन की क्रिया के लिए किया जाता है। आसपास के क्षेत्र की जलवायु को सामान्य बनाती है। जलीय पायतन को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े बड़े शहर में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची बनाएं जो कि नदी के किनारे हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण, नदियों का महत्वपूर्ण बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1950 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया है। तो आप हमको एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। गंगा सफाई अभियान भारत के कितने राज्यों में चल रहा है? नेक्स्ट, नदियाँ देश के जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का मुख्य उद्देश्य नदियों के जल प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। फिर आगे, नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तन करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो आज का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न है, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। बुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? इसका होगा सांभर झील। निम्नलिखित कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी। निम्नलिखित नदी में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी नदी। उसके बाद में संक्षेप के उत्तर आप अपने कॉपी में लिख कर इसका प्रयास कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।